मुझे मेरे परिवार वालों को 5 साल और सेवा करने का मौका मिला है। सिलीगुड़ी में बोले राजू बिष्ट। कहा, जनता तय करेगी कौन है भूमिपुत्र। पूरा दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है। 5 साल पहले मुझे इस परिवार का सेवा करने का मौका मिला था और मैंने पूरे तन मन से अपने परिवार की सेवा की। एक बार फिर से मुझे मेरे परिवार वालों को 5 साल और सेवा करने का मौका मिला है और मैं परिवार वालों की सेवा करूंगा। यह बातें आज सिलीगुड़ी पहुंचे राजू बिष्ट ने कही। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। भाजपा नेताओं के साथ भारी संख्या में आम लोग भी उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। वहां से एक जुलूस निकाला गया। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ने आज मालगुड़ी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट से दोबारा टिकट देने के लिए पार्टी के सभी नेताओं और पीएम मोदी को आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल लोगों की सेवा की है और एक बार उन्हें यह मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। अभी भी शिक्षा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ संबंधी समस्या है, उसको दूर करने के लिए उनकी कोशिश जारी रहेगी। 11 जातियों को जनजाति का दर्ज दिलाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा गोरखालैंड का स्थायी समाधान जरूर होगा। राजू बिष्ट ने कहा कि जनता के बीच रहकर जो काम करता है वही असली भूमिपुत्र है। यहाँ उमड़ा भारी जनसैलाब प्रमाण है कि वे असली भूमिपुत्र है। उन्होंने कहा कि लोगों के भव्य स्वागत के लिए वे उनकी ऋणी है। वे लोगों से क्या अपना सभी वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड को समस्या का समाधान सिर्फ केंद्र कर सकता है। 5 साल मुझे सेवा करने का अवसर मिला। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाई। एक बार पुनः इस परिवार की सेवा करने के लिए मुझे वो अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं इस अवसर प्रदान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभारी हूँ। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आभारी हूँ। आदरणीय BL संतोष और समस्त राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी के नेतृत्वगण का आभारी हूँ। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी के सभापति आदरणीय सुकांतो मजूमदार दा, हमारे LOP और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, आशा लाकड़े जी, अमित मालवीय जी और हमारे पूरे प्रदेश के महासचिव संगठन अमिताभ दा जी और बाकी पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जिला के हमारे जिला अध्यक्ष, दोनों जिला के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता का मैं आभारी हूँ कि मुझे ये इस परिवार की सेवा करने का फिर से अवसर मिला। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ में और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए वो एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा भी केंद्र सरकार की चाहे वो एम्स हो या अन्य संस्थाएं हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इस क्षेत्र में आने अति आवश्यक है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है।
तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में, और सेवा ही धर्म है, और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ, और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है, और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। क्या सोच है इस बार? सोच स्पष्ट है, स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं, उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में, जो गोरखा हमारे कुछ नेता है वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं, और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर टीएमसी की भाषा बोलते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुंच चुके हैं। अब मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं, जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो डीएम के पास नहीं हो सकता, वो जीटीए नहीं कर सकता, वो स्टेट नहीं कर सकता, केवल और केवल भारत का संविधान कर सकता है। दादा, विष्णु प्रसाद शर्मा जी आलादा राज्य लेकर दाबी रखकर पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति बयान देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, और स्वाभाविक रूप से इतनी बात तो हम भी समझते हैं। पहली बात, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है, वो लड़े, मेरी शुभकामनाएं। ही इज एमएलए फ्रॉम बीजेपी। मैं वो आ रहा हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएं। कोई भी चुनाव लड़ना, ऐसा एमएलए भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि नहीं लड़ सकता? वो लड़ सकता है, लेकिन केवल चुनाव लड़ने के लिए और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के बारे में आप बयान देते हो जो कल तक आप नहीं देते थे, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। वो कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सीधा कहना मुझे चुनाव एमपी का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके लिए बहाने बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और साफ दिखता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं, भीतरी और बाहरी की ये परिभाषा गढ़ी जा रही है। और जो है मतलब भूमिपुत्र और नॉन भूमिपुत्र, अब ये कौन तय करेगा? कोई एक नेता या एक व्यक्ति तय करेगा कि भूमिपुत्र क्या होता है और बाहरी पुत्र क्या होता है? भारत के संविधान ने जब ये अधिकार दिया है, तो अगर उस संविधान के विरुद्ध कोई बयान देता है, यानी वो संविधान को नहीं मानता, वो भारत के कानून को नहीं मानता। मैं 5 साल यहाँ रहा और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म दार्जिलिंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा।